बॉल ऐसा आके हिट करेगा, फिर बॉल वापस इस दिशा में जाएगा। तो फाइनली इंपल्स का हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इंपल्स ऑफ एनी फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या था, हम इस एरिया को भी छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे कुछ ऐसा, और इनमें से कोई एक स्ट्रिप पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप को मैं रेड कलर कर के रखा है, मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारा ऐसा करके, आहा बहुत सुंदर, कभी सचिन को देखना मारते हुए, ऊपर प्लस नीचे माइनस। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के 4th वीडियो में। एंड इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपल्स के बारे में। इंपल्स बेसिकली होता क्या है, इंपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है, और अगर उस इंपल्सिव फोर्स की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है वो किस प्रकार से किया जाता है, बड़ी सरल भाषा में आपको अगले आधे घंटे में ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, सब आपको मैं कन्वे कर दूंगा। आपको ऐसी पोजीशन में ले आएंगे कि आप सारे न्यूमेरिकल्स स्वयं जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करते हैं उससे बना लेंगे, राइट। विल ऑल्सो लर्न कि भाई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, सुना होगा आपने, और बहुत ही गहरा रिश्ता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फिर हम बात करेंगे कि ग्राफिकली इंपल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कांस्टेंट फोर्स के लिए या फिर वेरिएबल फोर्स के लिए, दोनों बताएंगे, बड़े प्यार से बताएंगे। और फाइनली जब आप इंपल्स को बड़े अच्छे तरीके से सीख लेंगे, हम उसको स्वयं अपने जीवन में अप्लाई करके कैसे हम अपना डे टू डे लाइफ को आसान बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली विल रैप इट अप यूजिंग सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ओके, हियर वी गो। तो सबसे पहले चालू करते हैं कहानी, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नोशन of what exactly is impulse, and here we go. Okay, so impulse कहो या impulsive force कहो, राइट, एक प्रकार का फोर्स है आप कह सकते हो, बस फर्क ये है ये एक समय सीमा के अंदर कार्य करता है, राइट। Impulsive force is something which can be defined as a large force acting for a short duration to produce a fine change in momentum। जिस भी बॉडी में ये फोर्स एक्ट करेगा उसके मोमेंटम में बदलाव आएगा, हो सकता है उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाए, अब आपको दिखाएंगे करके। ओके, तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। अगेन याद रखना है आपको, इम्पल्स की जब भी मैं बात करूंगा, अब हम एक फोर्स की बात कर रहे हैं जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, जो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हो रहा है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है, बाकी सारी बातें आप समझते जाओगे, देखते जाओ। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट while hitting a ball। ओके, बहुत सही। देखिए, बॉल आया और बैट को हिट किया और फिर वो वापस इस दिशा में चला गया, तो कुछ देर तक वो बैट के संपर्क में रहता है, बस उतने देर में फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द बॉल हैपेंस टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द बैट। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं बच्चों, जरा मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ देर के लिए यहाँ पे संपर्क में रहेगा, सबसे बॉल पहले उसको हिट करेगा, देखिए बॉल ऐसा आके हिट करेगा, फिर बॉल वापस इस दिशा में जाएगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू लीव द बैट। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसी टाइम ड्यूरेशन को मैं कहता हूं डेल्टा टी, एंड दिस डेल्टा टी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एफ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंपल्सिव फोर्स, या फिर सिंपली आप इसको इंपल्स कह सकते हो। ओके, मेरे ख्याल में समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देखो आप, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे हैं एक हैमर और नेल की, खीला, ये देखो आप ऐसा मान लो, अज्यूम दैट दिस इज अ हैमर, ये है खीला ही कहते हैं, पता नहीं नेल है, राइट। सो व्हेन आई प्रेस ऑन इट, जोर से मैं जब यहाँ पे ब्लो लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होता है, कुछ पोर्शन उसका अंदर चले जाएगा, राइट। तो जितने देर तक ये नेल के हेड के साथ, दिस इज व्हाट यू कॉल द हेड ऑफ द नेल, जितने देर ये दोनों के दोनों पोर्शंस जो है संपर्क में रहेंगे, उतने देर फोर्स एक्टिव रहेगा। एंड दैट फोर्स माय फ्रेंड्स व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ड्यूरेशन, जब हैमर और नेल दोनों संपर्क में थे, उसके बाद तो हट गया ना वो, उसको हम कहते हैं इंपल्स। समझ में आ गया मेरे ख्याल में आप लोग को, ठीक है। देखते जाओ, एग्जाम्पल्स के जरिए बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ओके, थर्डली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विकेट कीपिंग। कैच लेते हैं यार क्रिकेट में, देखो तो आप कभी क्रिकेट एकेडमी अगर गए होगे तो आपसे ये कहा जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कैच लेते वक्त, क्योंकि देखो दिस क्रिकेट बॉल इज क्वाइट हैवी, सो व्हेन यू कैच इट, अब जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे धोनी दिखाई दे रहा है,
ओके, सो देखना आप जब विकेट कीपर कैच करते हैं तो वो ऐसा करके कैच करते हैं। एक तो ये स्टाइल है, ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल या इंग्लिश स्टाइल है, तो वो खुद साइड हो जाते हैं और वो इस प्रकार से बॉल को आने देते हैं। और कई लोग दोनों लेग्स के बीच में हाथ को ऐसा लेकर के आते हैं, राइट। तो हाथ को पीछे लाने की प्रथा है हमेशा। आपके पास अगर कैच आ रहा है, आप अपना हाथ को ऐसा कप कर लिए, कप जैसा शेप का बना लिए और ऐसा पकड़ लिए, तो कैच तो ले लोगे लेकिन आपके हाथ में ना पाम्स में बहुत जोर से लगने वाली है। इसीलिए कोच आपको बोलेंगे भाई जब भी कैच लेते हो ऐसा करके हाथ को पीछे खींचने का, ऐसा करके लेते हो इंडियन स्टाइल में तो भी पीछे खींचने का, ऐसा अंग्रेजों के स्टाइल में तो भी पीछे खींचने का। उससे क्या होगा पता है, आपके इस सरफेस में कम फोर्स लगेगा। अब ये इसकी क्या कहानी है, इसका क्या मैकेनिक्स है भाई, ये सब सिखाएंगे आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है। और वैसे भी भाई विकेट कीपर को तो ग्लव्स पहनना पड़ता ही है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्लव्स पहनना पड़ता ही है, नहीं तो उसके बगैर तो काम करना बड़ा मुश्किल है। एनीवे, चौथा एग्जाम्पल पे आते हैं। चौथा एग्जाम्पल थोड़ा खतरनाक है। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ हार्ड फ्लो। बड़ी दिक्कत हो जानी है। आप मान लीजिए सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आप गिर गए, लगेगी जोर से, फ्लोर कैसा है, हार्ड है। फर्ज करें अगर फोर्स कह रहा हूं, अगर सरफेस हार्ड नहीं होता, आप रेत के ऊपर गिरते तो क्या आपको उतनी जोर से लगती, हड्डी पसली टूटती? नहीं। आप टाइल्स पे गिरोगे, ठीक है, मान लीजिए 10 फीट की हाइट से टाइल्स पे गिरोगे, बड़ी जोर से लगनी है आपको। अगर आप 10 फीट की हाइट से रेत के ऊपर गिरोगे, इफ यू फॉल ऑन अ हीप ऑफ सैंड फ्रॉम द सेम हाइट दैट इज 10 फीट, आपको उतना नहीं लगेगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज इम्पल्स। ठीक है, बताएंगे इम्पल्स कैसे आपकी मदद कर सकता है आपकी जान बचाने में। ओके, एनीवे, तो मेरे ख्याल में इम्पल्सिव फोर्स के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड द इम्पल्स। देखें, चले आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, इम्पल्स को हमने कैसा डिफाइन कर लिया भाई, कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है और वो कितने देर अप्लाई हुआ, किस टाइम ड्यूरेशन में अप्लाई हुआ, ये जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं इम्पल्स। अब बच्चों देखें, हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो कुछ समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी बॉडी पर एक फोर्स लगा हुआ है, कितने देर के लिए? dt टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पे एक सरफेस बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बॉडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया है एक फोर्स, ये लो फोर्स लगा दिया। थोड़ी देर बाद, बहुत ही कम देर के बाद मैंने देखा फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे मान लीजिए टाइम कितना था, t था, और यहाँ पे मान लीजिए टाइम कितना था, t प्लस dt था। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया कितना समय बीत गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप बोलोगे सर dt टाइम बीत गया, फोर्स अभी भी लगा हुआ है। ध्यान से देखें, कुछ इस प्रकार का केस है, मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, सो लेट्स से अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दिस इज द बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट, और कितने देर के लिए एप्लीकेबल है? dt टाइम के लिए। इसका इम्पल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत छोटा इम्पल्स, उस इम्पल्स को हम बेसिकली डिनोट करने वाले हैं j से। तो छोटा इम्पल्स हो जाएगा dj, वो भी टोपी के साथ, एरो के साथ, याद रखें। ठीक है, इम्पल्स dj ऑफ द फोर्स कैन बी रिटन एज, याद रखेंगे हमेशा हम फोर्स का इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, दैट इज फोर्स इंटू टाइम करते हैं तो इम्पल्स निकल करके आता है। तो अब आप लिख दीजिए इस dj को आप कैसे लिख सकते हैं? देखें, dj इज इक्वल टू हो जाएगा f डॉट dt। तो ये तो बहुत छोटे से टाइम स्पैन के लिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था और यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से जब चला था तो टाइम ड्यूरेशन था t1, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा तब टाइम ड्यूरेशन था t2। तो आप किसी फाइनाइट इंटरवल के लिए भी इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपने dj कैलकुलेट किया है फॉर अ टाइम ड्यूरेशन dt, अब आप इसी को इंटीग्रेट कर दो t1 से t2 के लिए, तो इस पूरे फाइनाइट इंटरवल के लिए आप इम्पल्स कैलकुलेट कर लोगे। तो दिखाते हैं, देखें। ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग दैट दिस फोर्स F इज एक्टिव फ्रॉम t1 टू t2। अगर ऐसा है तो बिंदास आपको टोटल इम्पल्स 1 से 2 के लिए मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से t1 से t2, और ये छोटा इम्पल्स को आप इंटीग्रेट कर दो। ओके, इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। बस dj की जगह आपको पुट कर देना f डॉट dt। ये जैसे ही मैंने पुट किया f डॉट dt, अब देखें f का वैल्यू जो है उसको आप बाहर ले लो, राइट। हालांकि मैं यहाँ पे मान रहा हूँ f कांस्टेंट है, आगे जाके ऐसा भी केस मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, समय के साथ फोर्स में बदलाव आ रहा है, मतलब फोर्स फंक्शन टाइम का फंक्शन है एक प्रकार से।
इस प्रकार के केस को कैसे डील करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो फोर्स को अगर हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लें तो सब सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जब कुछ नहीं रहता बच्चों, जैसे सिर्फ इंटीग्रल साइन है और डी टी है, तो आप यहाँ पे मान लेते हैं टी पावर 0, तो ये टी हो जाता है। अब जो भी लिमिट दिया हुआ है आप उसको लगा दो, T1 से T2, अपर माइनस लोअर हो गया T2 माइनस T1। कुछ इस प्रकार का लॉजिक लगता है, मेरे ख्याल में आप जानते हुए सबके बारे में। ठीक है, तो सॉल्व करते जाएं, बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली इम्पल्स का हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप चाहो तो बिंदास आगे बढ़ के बोल सकते हो इम्पल्स जे, सर ये हो जाना है F डॉट डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि भाई इम्पल्स होता क्या है, कुछ एग्जांपल्स उसके देखे, फिर हमने देखा कि इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल T1 से T2। हमने बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल पहले लिया, उसके बाद हमने उसके रेंज को बढ़ा दिया T1 से T2, तो ये dt से डेल्टा टी की रेंज में आ गया एक प्रकार से। समझ गए मेरे ख्याल में आप लोग। अच्छा, अब कुछ हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो इसी सेकेंड लॉ का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स एक्ट करता है, ठीक, उसका अगर आप इम्पल्स कैलकुलेट करोगे तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। सोचने वाली बात है, आपने बॉडी पर यहां फोर्स अप्लाई किया, यहां से लेके यहां तक फोर्स लगा हुआ है, यहां से लेके यहां तक का जो आप इंपल्स निकालोगे दैट इज F इंटू T2 माइनस T1 निकालोगे, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मोमेंटम है ना, उसका जो डिफरेंस आएगा उसके बराबर रहेगा। अब डायग्राम में मैं दिखाता हूं, आपको चीजें बड़ी साफ साफ क्लियर हो जाएंगी। देखें, ये देखो, सबसे पहले शुरुआत में यहां पे कुछ देर बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पहुंच गया। ठीक है, कितना समय बीत गया, डेल्टा टी टाइम बीत गया। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हमें तो ये प्रूव करना है इनफैक्ट कि भाई इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये इनिशियल है, ये आपका फाइनल स्टेट है। ओके, हम सेकेंड लॉ से शुरुआत करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, F इक्वल्स टू ma से चालू करो आप, या आप सीधा F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से चालू करो। ठीक है, आप ये लिखो, ma लिखो, या फिर आप चेंज इन मोमेंटम लिखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। है तो फर्स्ट लॉ, यहां से यहां तक भी आ सकते हो, यहां से यहां तक भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है। राइट, तो मैं थोड़ा लेंदी अप्रोच लेता हूं, आपके ऊपर है आप कहां से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, खैर आप एक चीज देखो यहां पर, सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ दिस इज व्हाट यू कैन राइट। अभी है तो ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बेसिकली ये हमने किया है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये जो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये हो जाएगी v2, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये हो जाएगी v1, और कुछ नहीं है, बाकी सब तो सेम है। ओके, बस हो गया, मास को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा टी को इस तरफ ले जा सकते हैं। खैर ये आपका जो क्वांटिटी बना है ना, जब हमने मास को अंदर मल्टीप्लाई किया है, mv2 mv1, दिस इज नथिंग बट दी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आप इसको p2 माइनस p1 लिख सकते हो। देखेंगे मैंने वेक्टर्स का बिल्कुल ख्याल रखा है, एरोस को कभी भी मैंने नहीं हटाया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डेल्टा p बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 हो गया। ठीक है, अब डेल्टा टी को आप इस तरफ ले जाओ, फोर्स इंटू डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा p, तो ये आ गया इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स F, और ये चेंज इन मोमेंटम, बिंदास। तो हमने चालू की कहानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, और हमने खत्म कर दी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बना के। एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, और कुछ नहीं। राइट, तो आप इसको बड़े प्यार से लिख लो यहाँ पर, इम्पल्स ऑफ एनी फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, देखिए कितने जल्दी हम लोगों ने बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़े आसान तरीके से समझ लिया है। और आगे बढ़ेंगे, तो एक तो ये बात हुई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की। अब इसको समझते हैं हम लोग कि भाई इम्पल्स को ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, चलता है मेरा। ओके, देखें इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको अप्लाई। देखें,
सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना है तो इम्पल्स फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो देखें, वाई एक्सिस में फोर्स है और एक्स एक्सिस में टाइम है। तो बेसिकली अगर ये प्रोडक्ट है तो ये एरिया के बराबर होगा, इस एरिया के बराबर होगा। ये जो भी एरिया आएगा बाय डिफॉल्ट आपका इम्पल्स रहेगा। और समझाता हूं मैं इसको कैसे एनालाइज करना है आपको। आप मान लीजिए आपकी कहानी इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहां पर टाइम t1 है, इस पॉइंट पे खत्म हुई, यहां पे टाइम t2 है। ये आपका इंटरवल है जिसके बीच में हम कार्य कर रहे हैं। ये हो गया। किसी भी पल अगर आप देखोगे तो फोर्स का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखोगे तो फोर्स इतना है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ, इस टाइम पे कितना है भाई, तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा। फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हमें ये सोचना है। आप देखें हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप्स में मैं डिवाइड करने वाला हूं। कुछ ऐसा हो गया डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, किसी एक स्ट्रिप में हम लोग फोकस करेंगे बच्चों। एक स्ट्रिप में फोकस करेंगे। ये लाल कलर का भी आपको स्ट्रिप दिखाई देगा। इस स्ट्रिप का मैंने थिकनेस मान लिया dt। इस टाइम ड्यूरेशन में कितना इंपल्स कैलकुलेट होगा, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके लिए छोटा सा इंपल्स, ये बहुत ही छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है, इसके लिए जो इंपल्स कैलकुलेट होगा वो बहुत ही छोटा रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं dj बराबर फोर्स डॉट dt। बिंदास। आपने तो टोटल इंपल्स कैलकुलेट करना है t1 से लेके t2 तक। तो आप बोलो भाई कि सर टोटल इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए लिखते हैं हम j, और j बराबर कुछ और नहीं होगा, इसी dj को आप इंटीग्रेट कर दो t1 से लेके t2 के लिए। ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा t1 से लेके t2 के लिए। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं बन के आएगा। ये f इंटीग्रल ऑफ ये dt हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 से t2, और फाइनली आप इसको लिख सकते हो f t2 माइनस t1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो ये इंपल्स कैलकुलेट हो गया। j बड़े प्यार से मैं लिख देता हूँ बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। दिस इज व्हाट यू विल गेट। हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, असल में ये क्या बात कह रहा है इसको भी समझना बहुत जरूरी, राइट। ये कह रहा है कि भाई जो इम्पल्स है, इम्पल्स इज नथिंग बट द एरिया अंडर द फोर्स। किसके किसके बीच में, बिटवीन t1 एंड t2। ऐसा भी कह सकते हो एरिया अंडर द कांस्टेंट फोर्स, या फिर फोर्स लाइन, ऐसा भी कह सकते हो आप। बिटवीन t1 एंड t2 आपको इंटरवल बताना पड़ेगा। उस इंटरवल को जब आप प्लग इन करोगे यहाँ पे लिमिट्स में, आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा इम्पल्स। तो एक तो ये तरीका है। तो ये तो सर बहुत आसान केस था। यहाँ पे तो सिर्फ हमें बात करनी थी एक कांस्टेंट फोर्स की, मतलब समय के साथ फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि समय के साथ फोर्स के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंजेस आए जो कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन के साथ थोड़ा सा आपका परिचय हो चुका है तो इसको किया जा सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली अलग अलग टाइम्स पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग है। अगर आप इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पहुँचते हो तो आप देखोगे कि समय के साथ फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी कहानी हो रही है, ठीक है। अब हमें इसको कैसे अप्रोच करना है, ये हमें तो इस बारे में सोचना है। देखें, इसको आप बोल सकते हो फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था। यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स हैपेंस टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, उस हिसाब से आप इस केस का इंपल्स निकाल सकते हो। अगेन, जैसे हमने इस एरिया को छोटे 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 स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था, हम इस एरिया को भी छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे कुछ ऐसा, और इनमें से कोई एक स्ट्रिप पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप को मैं रेड कलर कर देके रखा है मैंने, और इसका थिकनेस है dt। तो ये छोटा सा टाइम के लिए यहाँ पर ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये फोर्स कितना है, f है। इसके लिए भी जब हम लोगों ने किया था तो ये फोर्स कितना लिया था, f है। तो इसके लिए भी फोर्स कितना है, f है, एट एनी टाइम t। ओके, आप बिंदास कुछ मत करो, आप लिखो सर ये होगा dj बराबर हम कर देंगे f जो भी है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय dt कर देंगे सर, ठीक है। आपको तो पूरे के लिए निकालना है तो आप करो इंटीग्रेट t1 से लेके t2 के लिए। इधर भी हो जाएगा क्या, इंटीग्रेट t1 से लेके t2 के लिए, और ये आपका टोटल इंपल्स आ जाएगा। एक बात का आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख देता हूँ। हो सकता है एक एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो ये साइनसॉइडल कर्व आपको नहीं लग रहा है,
आप मान लो ऐसा कि यहाँ पे जो फोर्स है इसको मैं लिख देता हूं 2.5 साइन ऑफ टी, ठीक है। मतलब t बराबर 0 रखोगे तो कितना रहेगा, 2.5 रहेगा। सॉरी, t बराबर 0 रखोगे तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 0, साइन 0 0 होता है। एक तो ये हुआ। t बराबर 90 रखोगे तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए साइन 90 तो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 ये आ जाएगा 2.5। तो इस प्रकार से फोर्स की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे केसेस को आप कैसा डील करेंगे भाई, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ये फंडा है। पहले छोटे से स्ट्रिप के लिए किए, फिर पूरे इंटरवल के लिए, मतलब t1 से लेके t2 के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा, बिंदास, ऐसा ही करना है। ठीक है सर, ये भी समझ गए, बहुत सारी चीजें कवर कर ली यार, ग्राफिकली भी आप समझ गए। ओके, तो इसको आप क्या कह सकते हो पता है, इसको आप बोल सकते हो ये इंपल्स जो है एरिया अंडर दी कर्व। बेसिकली लिखने का तरीका ये है, एफ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और यहां लग गया dt और इसका इंटरवल आ जाएगा t1 से लेके t2 तक, बिंदास, इसको याद रखो, राइट। जो भी फोर्स का लाइन दिखा, कर्व दिखा, उसके नीचे का जो एरिया और टाइम इंटरवल, खेल खत्म है। ठीक है, धीरे धीरे बहुत कुछ समझ गए। अच्छा, ये समझाता हूँ, ये आपको समझाना पड़ेगा कैसे आप अपना जीवन आसान बना सकते हैं, कैसे थोड़ा सा इम्पल्स के साथ आप अपना काम आसान कर सकते हैं। बेसिकली देखें, सबसे पहला फील्डर इन क्रिकेट लोअर्स हिज हैंड, हिज कपिंग हैंड, ये जो है ना ऐसा शेप बनाते हैं, इसको कपिंग हैंड कहते हैं, राइट, वाइल कैचिंग अ बॉल। कई लोग ऐसा कैच लेते हैं, कई लोग ऐसा कैच लेते हैं, अब आपके ऊपर है। ओके, समझने के लिए इन चारों केसेस को इनफैक्ट समझने के लिए कुछ मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया, इसको देखें आप। तो मैं मानता हूं कि हमारे पास है दो फोर्सेस, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और ये दोनों के दोनों फोर्सेस कुछ इस प्रकार से हैं कि सेम इंपल्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अगर सेम इंपल्स क्रिएट करेंगे मतलब सेम चेंज इन मोमेंटम। अब हमको पता है इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, किससे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरी से, जो कहां से निकल के आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकल करके आया। अगर ऐसा है बच्चों तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इंपल्स बाय फोर्स 1 इज इक्वल टू इंपल्स बाय फोर्स 2, मतलब F1 T1 बराबर F1 T2 हो जाएगा। ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर ऐसा है तो आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय टाइम, उसको फिर एक स्टेप पीछे जाओगे तो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा और फोर्स बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम अप्लाई करके किस प्रकार से हम ये फील्डर वाले एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, इसको हमें सोचना है। देखें, बॉल ऊपर से गिर रहा है, मैंने कैच किया, हाथ का पोजीशन मैंने ये बिल्कुल ऐसा पोजीशन मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये पोजीशन मैंने बना के रखा है। बॉल आया, मैंने ऐसा हाथ बंद कर लिया, अब मुझे तो बड़ी जोर से लगेगी यहाँ पे, राइट। असल में हुआ क्या है, जैसे ही बॉल गिरा वो इस स्किन पे एक डिप्रेशन क्रिएट किया, उसमें ऐसा स्किन को अंदर पुश किया, ठीक है, कुछ जैसे संपर्क में आया और फिर उसको पुश करते गया। कितना देर ऐसा हुआ, ये कार्यक्रम चला डेल्टा टी टाइम के लिए, ये कार्यक्रम चला T1 टाइम के लिए। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखें, अब मैंने क्या किया, बॉल जैसे ही कैच किया मैंने हाथ को नीचे की तरफ पुश किया, नीचे की तरफ जैसे ही मैंने पुश किया तो मैंने किस चीज को इंक्रीज किया, मैंने टाइम इंटरवल को इंक्रीज किया। अब ठीक है, तो वो यहां पर टच में तो आया लेकिन धीरे धीरे मैंने हाथ को भी पीछे किया, राइट। अब क्या इंक्रीज हो गया, टाइम इंटरवल। तो अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया ये नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा, आपका फोर्स कम हो जाएगा। इसके पहले क्या हो रहा था, बॉल आया और मेरे स्किन को यहां पे हल्का सा पुश किया, बस खेल खत्म। तो ये जो टाइम इंटरवल था ये बहुत छोटा था, अगर ये चीज बहुत छोटा रहेगा तो ये उतना ही बड़ा रहेगा। अब मैंने क्या किया, कैच लिया और अपने हाथ को भी पीछे किया, अब क्या हुआ, टाइम इंटरवल ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, ये देखो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। बिल्कुल यही कहते, ये होता है इंपल्स वाले कॉन्सेप्ट का फायदा उठाना, राइट। तो क्रिकेट कोचेस आपको ये सिखाएंगे। एनीवे, सेकंड भाई मेरे ख्याल में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सीमेंटेड फ्लोर में अगर आप गिरोगे, ठीक है, आप गिरे, ठीक, मान लीजिए आप कंधे के बल गिरे, ऐसा करके कंधे के बल गिरे,
तुरंत का तुरंत ये क्या करेगा, ये जमीन के साथ इसका कांटेक्ट होगा और कुछ देर संपर्क में रहेंगे जब तक आपका बॉडी रुकता नहीं है। उतना देर जो है वो डेल्टा टी है या टाइम t1 है मान लो। समझ में आया क्या है? आप जैसे ही जमीन पे गिरे, ओके, जमीन के साथ आपका संपर्क हुआ, जब तक आपका बॉडी रुकता नहीं है ये संपर्क होते रहता है। मान लीजिए वो क्या है, टाइम t1 है। तो t1 तो बहुत छोटा सा समय है, बहुत कम समय में आपके बॉडी जो है, जो पहले मोशन में था अचानक से रुक गया बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ये जो t1 है बहुत छोटा है तो फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, आपका कंधा शोल्डर सब निपट सकता है। अब मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, एक काम करते हैं यार इसमें रेत रख देते हैं बहुत सारा। मैंने रेत भर दिया। अब क्या हुआ, जब आप गिरे अपने कंधे के बल पर तो रेत में क्या रहता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब वो अपना शेप बदलता है। उसके ऊपर जब आप गिरे तो आप रेत के साथ नीचे ढसते गए ढसते गए ढसते गए। ठीक है, उससे क्या होगा पता है, आपका जो टाइमिंग है ना वो बढ़ जाएगा, और अगर टाइमिंग बढ़ जाएगा तो आपका फोर्स कम हो जाएगा। तो फोर्स यहां से भी कम हुआ तो इसका रिएक्शन भी कम हुआ, तो आपका कंधा बचा रहेगा, आपकी जान बच जाएगी। अब इससे साफ साफ क्या बात करें, समझ गए तुम लोग सब कुछ? ठीक है, ओके। और यार ऑटोमोबाइल्स, कार्स, स्पीड ब्रेकर आते हैं, हमारे देश में तो गड्ढे भी बहुत है। ठीक है, तो ये शॉक अब्जॉर्बर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं गाड़ी चलाते वक्त, नहीं तो झटके ही खाते रहो, कमर दुख जाएगी आपकी। ओके, और बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन बोगीज ऑफ ट्रेन, दो बोगीज के बीच में बफर्स लगाते हैं तो झटका ना लगे आप लोगों को ज़्यादा। एनीवे, सो दीज वर ऑल द एग्जाम्पल्स टू लर्न एंड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स एंड मेक लाइफ ईजी फॉर अस। अब चलो बनाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला देखें, जरा पढ़ें, मैं जरा पानी पीता हूं। हाँ जी, एक बल्लेबाज की बात हो रही है। ठीक है, मान लो उसने स्ट्रेट ड्राइव मारा है, हिट्स अ बॉल बैक इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो बॉल उसके तरफ जो आ रहा है, बैट की तरफ, वो आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये देखो, मैंने एक टाइम लाइन बनाया है, ये बॉल का जो स्पीड है ये है 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत सही, ये डायरेक्शन है। ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। अब बॉल का मास हमें दे रखा है, तो ये मास हमें कितना दे रखा है, ये मैं लिख लेता हूँ कितना, 0.15 kg। सही है, 150 ग्राम के आसपास बॉल का मास होता है, 0.15 kg। हमें बताना है डिटरमिन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, मतलब जब आपने शॉट खेला कुछ देर बाद क्या हो गया, तो पहला केस है जब बॉल अप्रोच कर रहा है, कुछ देर बाद बॉल यहाँ पे संपर्क में आएगा। मैंने क्या किया है, बेसिकली फोटो खींच कर रखा है। बॉल, ये बैट है, ये बॉल है, बॉल आ रहा है, फोटो ले लिया। बॉल जब टकराया फोटो ले लिया, टकरा करके इस तरफ निकला तब फोटो लिया, और बहुत दूर चले गया तब एक और फोटो ले लिया। राइट, बड़ी मेहनत की है मैंने। हिच, देखो बॉल अप्रोचिंग, यहाँ पे बॉल हिच। ओके, तो बच्चों यहाँ पर अगर आपको देखोगे, आप वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। बड़े प्यार से समझाऊंगा मैं आपको। अब बॉल संपर्क में आया, अब वो क्या करेगा, ये जो लकड़ी है ना इसको पुश करेगा, संपर्क में तो रहेगा लेकिन उसको दबाएगा। ओके, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। अल्ट्रा स्लोमो, खतरनाक वाला स्लोमो कैमरा होगा तभी देख सकते हो उसको आप। अब वो क्या करेगा, पूरा अंदर जब दबा देगा फिर बाहर की तरफ आएगा और फिर निकल लेगा इस तरफ। बात समझ में आया? ये कुछ ऐसा हो रहा है, आया बॉल आया, संपर्क में आया, लकड़ी को प्रेस करेगा, फिर अनप्रेस होगा और फिर कांटेक्ट टूट जाएगा, इट विल लीव इट, समथिंग लाइक दिस। यहां मैंने लिख दिया लीव्स, ये पत्ते वाला लीफ नहीं है, बॉल छोड़ के चला गया दूसरी दिशा में। राइट, ओके, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, यहां पे बोल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। हाँ, लेकिन बॉलर की दिशा में आपने बॉल को मारा, बॉलर इधर से फेंक रहा है बॉल, अब जो है बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, और बॉल का स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, ये तो 12 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। कुछ देर बाद बॉल बहुत दूर चले जाता है। ठीक है, मान लो बाउंड्री चली गई, स्ट्रेट ड्राइव मारा ऐसा करके, आहा बहुत सुंदर, कभी सचिन को देखना मारते हुए स्ट्रेट ड्राइव बॉलर की तरफ। तो ये कहानी है। अब हम कैसे इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें तो ये सोचना है। क्या कैलकुलेट करना है, पहले ये देखो, डिटरमिन द इंपल्स। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत आसान। बनाए
तो सवाल क्रमांक 1 क्या निकालना है सर? इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का क्या फॉर्मूला होता है सर? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। सर टाइम इंटरवल का तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको कैसे अप्लाई करोगे? हाँ, लेकिन आप ये भी जानते हो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर रहता है, तो m इंटू क्या लिख सकते हो? डेल्टा v लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे वेक्टर लगाओ, यहाँ पर भी वेक्टर लगाओ, इम्पल्स कैलकुलेट करना है ना। अब इसको मैं बड़े प्यार से लिख देता हूँ, ये बराबर हो गया m v2 माइनस v1। अब आप देखिए बच्चों की इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल कौन सी है। तो ये जो है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो है ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज इन मोमेंटम आपका आ जाएगा व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मास। अब आपको सोचना है v1 कितना लेना है, v2 कितना लेना है। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे साइन कन्वेंशन आएगा। 1D का केस है तो प्लस माइनस से करो, अगर 2D को होता तो IJK लगाता मैं, जो लेफ्ट में माइनस तो राइट में प्लस। सबसे पहले किसको लिखना है? v2 को लिखना है। v2 कहाँ जा रहा है सर? राइट में जा रहा है। राइट में जा रहा है मतलब क्या लोगे? प्लस लोगे, तो प्लस 12 लिखोगे बिंदास। कितना? ये है 0.15, कितना लिखोगे इसको? प्लस 12। पहला चीज ये कहाँ जा रहा है? v1 सर लेफ्ट में जा रहा है इस तरफ, तो किस में लिखोगे? माइनस का साइन लगाओगे। तो वैसे तो v2 माइनस v1 होता ही है और यहाँ पे एक और माइनस लगेगा। ये हो गया, इसे आपने सॉल्व कर लेना है। 0.15 मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? ये आंसर आएगा मेरे ख्याल में, मैं जरा चेक करता हूं, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये आंसर आ जाएगा 18/5 मतलब 3.6। कितना? 3.6। ये न्यूटन आएगा। खत्म है, खत्म केस है, हो गया सॉल्व। आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना था, ये इट इज न्यूटन्स। और बाय द वे ये अगर मैं ध्यान से देखूँ वैसे इसका यूनिट मैं बता देता हूँ आपको। दोनों चीज़ देखो, फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स होता है न्यूटन में, टाइम होता है सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड्स आप लिखो बिंदास। ओके, इससे भी बना सकते हो आप फॉर्मूला, देखो m डेल्टा v से, तो m क्या होता है? kg और v क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। इसको चाहो तो s/s से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप क्या कहते हो? इसको न्यूटन कहते हो। तो क्या बचा साथ में? सेकेंड बचा। तो बात वही है, समझ गए? दूसरा बनाए, इसको नोट कर लिए? ओके, अब जरा दूसरे पे ध्यान केंद्रित करें। मैं इसको रब करता हूं। बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम बना के मैंने समझाया है इन्हें, इसको भी देखो आप। ओके, अगेन कैच लेते हैं, राइट? कैच लिया, कुछ देर बॉल संपर्क में रहेगा पाम के साथ जब तक वो रुक नहीं जाता। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सो देयर इज अ क्रिकेट बॉल 150 ग्राम का, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर इन 0.05। तो कुछ ऐसा होगा, बॉल संपर्क में आया और कितने देर संपर्क में रहेगा? 0.05 सेकेंड्स के लिए। ये एक प्रकार से पता है आपको क्या है? ये टाइम ड्यूरेशन है, डेल्टा टी है आपके लिए 0.05 सेकेंड्स। पहली चीज तो ये हो गई। बॉल का मास हमको दे रखा है 150 ग्राम मतलब 0.15 kg, ये भी क्लियर है। बॉल की गति, यहां पर गति कितनी है इसकी? 0.5 वेलोसिटी विथ विच द बॉल इज मूविंग इज 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो रुक जाता है, मतलब कितना हो जाता है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ब्रॉट टू रेस्ट लिखा हुआ है। आपने बताना है कि भाई इम्पल्स कितना होगा और एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर कितना होगा। इम्पल्स निकल जाएगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज फोर्स भी आ जाएगा, नो बिग डील। द चैलेंज इज टू गेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। अगेन नो चैलेंज इज बिग फॉर अस। क्वेश्चन 2, सबसे पहले निकालना है इम्पल्स। तो इम्पल्स का वैसे तरीका तो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये लो लिख दिया मैंने, लेकिन यहां पे लगाना पड़ेगा इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, m v2 माइनस v1। ओके, आप चाहो तो यहां पे फिर से डायरेक्शन का हिसाब किताब ले सकते हो, नहीं लेके चलोगे वो भी सही है। देखिए अल्टीमेटली यहां पे वेलोसिटी शुरुआत में थी 15, बाद में धीरे धीरे वो हो गई, कम होते होते हो गई 0। तो यहाँ पे रिटार्डेशन का केस है, मतलब फोर्स का जो वैल्यू आएगा
या एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, फोर्स भी नेगेटिव में आएगा, रिटार्डेशन का केस है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके चलो बताते हैं आपको। m कितना आएगी सर 0.15, वेलोसिटी फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी है सर, इनिशियल है 15, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15, इसको आप सॉल्व कर लो। तो बच्चों ये आंसर आ रहा है 2.25, वो भी माइनस के साथ 2.25 न्यूटन्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो साइन कन्वेंशन लेके भी कर सकते हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, आपकी मर्जी है, मैंने तो डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, ओके ये तो 0 था तो कोई टेंशन नहीं हुआ मुझे, राइट। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये रिटार्डेशन। मैं बार बार भूल जाता हूं, मुझे इम्पल्स में न्यूटन के साथ सेकंड को भी लगाना है। अब देखें इम्पल्स कैलकुलेट हो गया है, बराबर लगा दो आप फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स वाज एक्टिव, तो ये इम्पल्स आ गया 2.25 बराबर, हमें दिया है क्या फोर्स, नहीं दिया है, तो इसी फोर्स को हम कह रहे हैं एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स लिखते हैं। कितने देर के लिए फोर्स एक्टिव है, तो ये हमको पता है 0.05, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.05। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है, 2.25 को हम डिवाइड कर लेंगे 0.05 के साथ, और ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 45। सो द एवरेज फोर्स हैपेंस टू बी नेगेटिव ऑफ 45 न्यूटन। सो ये न्यूटन में रहेगा। बस हो गया, खेल खत्म है, नोट करें। तीसरा बनाए, तीसरा बनाते हैं, हो गया ना नोट, ओके। तीसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो वेक्टर्स वहां पे लगाओ जहां पर आपको 2 डायमेंशन में वर्क करना हो, बाकी तो बिना वेक्टर्स के काम चल जाता है। इच्छा रखते हो वेक्टर्स लगाने का तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके सो वी गॉट अ रबर बॉल उचकता है ज़्यादा, उसको ऐसा छोड़ दोगे ना ड्रॉप करके काफ़ी ऊंचाई तक आ जाता है। सेम हाइट तो गेन नहीं कर पाएगा, राइट, लेकिन काफ़ी ऊपर तक आ जाएगा। ओके बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, नीचे हीट, ठीक है, फिर जैसे ऊपर आता है तो हवा को काटते हुए ऊपर आता है, तो सेम हाइट अचीव करना पॉसिबल नहीं रहता। ओके रबर बॉल है 50 ग्राम का, 50 ग्राम, ठीक है जी, मास 50 ग्राम, 50/1000 कर दो, कितना आएगा 0.05 kg। ठीक है सर, ये हो गया मास। एक हाइट से हम उसको ड्रॉप करते हैं, वो हाइट कितना है सर 1 मीटर है, ये लो मैं यहाँ पे बना दिया, इस हाइट से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब मैंने बहुत सारे फोटोज खींच के रखे हैं ना, ठीक है, तो पूरा टाइमलाइन देखो आप। कुछ देर बाद वो बॉल जमीन के जस्ट संपर्क में आया, उस समय जो उसका वेलोसिटी था वो वेलोसिटी b था। अब क्या होगा, वो जमीन से कांटेक्ट में आएगा, बॉल ना थोड़ा सा पिचकेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज पिच का मीन्स? बॉल कांटेक्ट में है और थोड़ा सा ऐसा स्क्वीज होगा, ऐसा कांटेक्ट में आया जमीन के, बॉल ऐसा स्क्वीज हुआ, फिर अनस्क्वीज होगा, फिर ऊपर निकल लेगा। अभी क्या हो रहा है, वो स्क्वीज हो रहा है, वो कुछ ये है। एक और फोटो ले लिया मैंने, मेरे पास खतरनाक कैमराज हैं ऐसा मान लो। अब वो अनस्क्वीज होके ये जमीन को छोड़ देगा, जिस वेलोसिटी के साथ वो छोड़ेगा वो वेलोसिटी है वेलोसिटी d, राइट, और फाइनली वो ऊपर निकल जाएगा। तो ये हमको ये बताया है कि भाई कितना उचकेगा, वो कितना बाउंस करेगा, ये बोला है इट बाउंसेस टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर, समथिंग लाइक दिस। बड़े सारे फोटो खींचे हैं मैंने। अच्छा, द थिंग टू नोट इज, यहां से लेके यहां तक कुछ टाइम बीता है, द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड is equal to 0.1 of a second, 0.1 second, 1/10 of a second basically। ना हमें कुछ बातें कैलकुलेट करनी है, बताता हूं आपको। फाइंड द इम्पल्स निकालना है, बिंदास निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें आप, बताते हैं आपको, ये लो जी, इम्पल्स कैलकुलेट करना है, लवली, ये हो गया इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। अब देखिए बच्चों, P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो डेल्टा P लिखा है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मास में कोई नहीं चेंज आ रहा है, तो m डेल्टा V आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, ये कुछ ऐसा होगा। ओके, चाहो तो यहाँ पे फाइनली डेल्टा V क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी Vd, और ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी Vb। बस Vd माइनस Vb रख दो इस डेल्टा V के जगह, खेल खत्म हो जाएगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिसके जरिए आप इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन
इसको लागू करने के लिए आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, आप बस इस बात पे ध्यान दो, आपको VD कैलकुलेट करना पड़ेगा, VB कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इसको कर लोगे, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बताएं कैसे करेंगे, चलो बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। ओके, तो भाई थोड़ी सी काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। मतलब पिछले बार हम लोगों ने मोशन इन 1D पढ़ा था, आपको याद होगा, तीसरा चैप्टर, तो वो लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। देखें, आपको क्या कैलकुलेट करना है, किस वेलोसिटी के साथ वो जमीन को सबसे पहले हिट किया, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको जर्नी लेनी पड़ेगी, जर्नी A से लेके B की जर्नी। ये ऐसे नीचे गिर रहे हैं ना, ये A से लेके B, कितना नीचे गिरा सर, 1 मीटर नीचे गिरा। तो जर्नी A से B, यहां पे मैं लिखता हूं A से B। तो आपको हाइट पता है, बिंदास आप v² - u² = 2as लगाओ, काम आसान हो जाना है। v² - u² = 2as। तो देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, vb है, तो लिख लो ना यार, vb² माइनस इनिशियल वेलोसिटी a पर है सर, = 2 इंटू भाई प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे आ रहा है, तो नीचे को वेलोसिटी को मैंने यहाँ पॉजिटिव माना, तो इधर एक्सेलरेशन को भी मैं पॉजिटिव मानूंगा। तो बिंदास इसको लिखने का ऐसा लिखो आप, ये जी, और h यहाँ पे आ जाएगा h का वैल्यू कितना है, कौन सा h है सर, a से b वाला। मैं वैल्यूज प्लग इन करके अब आपको दिखाता हूँ। फाइनल वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है, ये हो गया vb, माइनस इनिशियल कितना था सर, रेस्ट पे था, 0 था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पर जब वो पहुंचा उस समय जब फोटो लिया तो ये था 2, g का वैल्यू ले लो 9.8, कितना गिरा सर, 1 मीटर गिरा वो। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपको मिल जाएगा vb का वैल्यू, vb का वैल्यू आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, अंडर रूट में इसको गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 19.6। ठीक है, बहुत सही, और ये आ गया मीटर पर सेकंड में। हमने एक vb तो कैलकुलेट कर लिया, ये vb कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल सेम लॉजिक लगा करके d से e का जर्नी अब मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब बस इनिशियल वेलोसिटी रहेगा और फाइनल 0 हो जाएगा। इस केस में इनिशियल 0 था, फाइनल कुछ ना कुछ था। अब देखो दूसरा जर्नी बच्चों स्टार्ट हो रहा है d से a के लिए। सेम कहानी है, v² - u² = 2as। अब आपको देखना है इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। फाइनल e है, इनिशियल d है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल e है, इनिशियल d है, = 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पिक्चर में आएगा। कितना ऊपर गया भाई सर, आधा मीटर ऊपर गया। तो इसको अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं h d से e तक। अब बच्चों देखिए, e पर वेलोसिटी फाइनली जाकर हो जानी है 0, d पर वेलोसिटी कितनी थी, कुछ ना कुछ तो थी, काफी कुछ थी इनफैक्ट। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, e पर वेलोसिटी हो गई 0, 0 माइनस vd का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 टाइम्स ऑफ g के बारे में आपको सोचना है। जब देखिए a से b मतलब नीचे की तरफ था, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे था, वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी पॉजिटिव लिया था। लेकिन अब कहानी बदल गई है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई वो तो प्राकृतिक है, वो तो नीचे ही लगेगा। तो वेलोसिटी को मैंने तो यहाँ पे पॉजिटिव रखा, ठीक, ये माइनस साइन तो इक्वेशन का है, ये वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव ही रखा है। तो आपको जी को कोई चारा नहीं है, उसको क्या रखना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस 9.8 हो जाएगा। और कितना ऊपर तक गया मेरे भाई, ये 0.5 हाइट अचीव की उसने, तो 0.5 रखो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास vd का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, लेट मी टेल यू, vd का वैल्यू आएगा 9.8, ये अंडर रूट में 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास vb भी आ गया, vd भी आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पर प्लग इन करते हैं और खेल खत्म करते हैं। डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे, एरो लगाया मैंने, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है आपको। देखो j मास कितना है, ये तो देखा था मैंने कहीं, ये है मास 0.05, तो ये लो 0.05। फाइनल वेलोसिटी, तो बच्चों आपको सबसे पहले देखनी है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज vd। ये कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं vd को प्लस में लिखूंगा, ऐसा लिख देता हूँ, प्लस में √ 9.8, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। माइनस यहाँ पे आएगा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये है, vb है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो उसको माइनस ले लो। माइनस कितना, 19.6 उसका मैग्नीट्यूड है, 19.6, खेल खत्म हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका इंपल्स कैलकुलेट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये तकरीबन आएगा कितना, मैं बता रहा हूँ, ये आएगा लगभग आंसर 0.378, 0.378, इस बार नहीं गलती होगी मेरे से, न्यूटन सेकेंड हमेशा भूल जाता हूँ न्यूटन के आगे सेकेंड लगाना। तो बस एक तो ये जे कैलकुलेट हो गया। अब आपको पता है, यहाँ पे कर देते हैं, आपको पता है अगर आपके पास जे है तो आप फोर्स इंटू डेल्टा टी लगा करके क्या निकाल सकते हो, ये फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं एफ एवरेज, समझे। एफ एवरेज निकालना है, ये लो एफ एवरेज लिख देता हूं मैं। एफ एवरेज कैसे निकालोगे सर, इंपल्स को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ गया 0.378, तो ये 0.378 हो गया। और कितने देर के लिए, यहां से लेके यहां तक संपर्क कितने देर के लिए बना हुआ है, 0.1 सेकेंड के लिए बना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे। समझ में आया बच्चों। तो ये 1/10 हो जाएगा, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.78 फोर्स का वैल्यू आ गया 3.78 न्यूटन। स्केल खत्म है, नोट करें। बढ़े आगे, चलिए इसको पढ़ें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तब तक मैं इसको मिटाता हूं। आज का आखिरी प्रश्न, यार ये क्वेश्चन मेरे को 2D का लग रहा है। देखें, एक प्लेन के अलाउंग हो रहा है मोशन, तो यहां पे थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज करेंगे, ठीक, अपना काम आसान हो जाता है। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, चैप्टर 4 में पढ़ाया था मैंने, मोशन इन 2D में। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं सीखे भाई तो फिर फिजिक्स में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रखें आप। एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉल, ठीक है सर। बॉल के पास मोमेंटम है, मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। और वो एक दीवार की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा। ये एक बॉल है और यहां से बॉल आ रहा है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का है। ये रिफ्लेक्ट होता है, क्या शब्द का उपयोग किया गया है ये ध्यान से देखना आप, रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जिस एंगल पे आया है, जो एंगल ऑफ अप्रोच है, वही एंगल ऑफ लीविंग होगा। तो यहां से एंगल उतना ही बना के निकलेगा, ये 45 डिग्री का। हमें बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना है। क्या बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो बॉल का मोमेंटम जो है, अब यहाँ पर डायरेक्शन का हिसाब किताब आएगा, उसके कारण जो भी आएगा चेंज आएगा। आप देखो बच्चों, इसको चलो मैं इसके लिए 2 कलर डिसाइड करता हूँ, एक ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पर देखें, आप चाहें तो मोमेंटम के 2 कंपोनेंट बना सकते हैं और उसी हिसाब से मैं वेक्टर्स का हिसाब किताब करूँगा। तो जो राइट में प्लस, लेफ्ट माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, आई जे के का हिसाब किताब रखना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ, ये है प्लस आई कैप और ये है प्लस जे कैप। अब नीचे होगा तो माइनस जे कैप, लेफ्ट में होगा माइनस आई कैप। आप बच्चों देखो ये कितना है, ये सर है 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बार बार यूनिट लिखेंगे नहीं, टेंशन होता है। ये 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 cos 45 और ये नीचे आ जाएगा 5 sin 45। बहुत बढ़िया, एक चीज़ तो ये हो गई। अब कलर चेंज करते हैं, लाल रंग से लिखते हैं। इधर भी मोमेंटम के 2 कंपोनेंट्स रहेंगे, एक लेफ्ट में जाएगा, दूसरा डाउन जाएगा। मोमेंटम तो वही है, बस उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे एक कंपोनेंट आप देखें, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 cos 45 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 sin 45। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। देखें देखें देखें, आप इसको आई कैप के साथ में लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आई कैप उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, दाएं तरफ है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाले वेक्टर को 5 sin 45 लिख सकते हैं माइनस जे कैप लगा करके। माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि नीचे भाई, ऊपर को प्लस माना ना आपने। और यहां पर तो ये दोनों के दोनों, इसमें माइनस आई कैप आ जाएगा, इसमें माइनस जे कैप आ जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। भाई अगर मेरी वेक्टर्स की कहानी आपने नहीं देखी है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जरूर देखना। मोशन इन 2D के शुरुआत के कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स देखना, पूरा वेक्टर का ज्ञान दिया है मैंने, ठीक। ओके, सो हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हमें क्या निकालना है सर, हमें तो बोला है चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो इतना टेंशन क्यों ले हम, सही बात है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो ये लो डेल्टा पी, वेक्टर तो लगाना ही लगाना है, टकराने से पहले, टकराने के बाद, सॉरी टकराने के बाद और टकराने से पहले, फाइनल माइनस इनिशियल,
अब सवाल ये उठता है P2 P1 कैसे लिखोगे, वेक्टर्स की लैंग्वेज में लिखेंगे प्यारे बच्चों हम। तो P2 हो जाएगा, देखें कितना, सबसे पहले इसको देखो, ध्यान से देखो, P2 माइनस P1 कर रहा हूं, एक ही बार में कर दूं क्या यार, चलो मैं यहां पे एक बार में कर देता हूं, कहां बार बार लिखेंगे यार, टेंशन है। P2 देखो, इसमें माइनस आई कैप, इसमें माइनस जे कैप, तो माइनस 5 cos 45 ऐसा लिखते हैं, माइनस 5 cos 45 आई कैप, माइनस 5 साइन 45 जे कैप। एक तो ये हुआ, माइनस फिर से P2 माइनस P1, तो P2 का तो हिसाब किताब हो गया। P1 में क्या है, ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब आई कैप जो है ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो 5 cos 45 आई कैप आ जाएगा, 5 cos 45 आई कैप, ठीक। और इसमें क्या लिखना है आपको, 5 sin 45, ये नीचे की तरफ जा रहा है भाई, माइनस लगाना पड़ेगा, 5 sin 45 जे कैप। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया है, ये मैंने जो एक्सप्रेस किया है टकराने के बाद फाइनल, ये मैंने जो एक्सप्रेस किया है टकराने से पहले दीवार से इनिशियल, बस इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, आपको साफ साफ नजर आ रहा है, माइनस 5 cos 45 आई कैप, माइनस 5 cos 45 आई कैप, ये माइनस 5 sin 45 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपका आंसर आ रहा है माइनस 10 cos 45 आई कैप। इसको आपको सॉल्व करना है, माइनस 10 cos 45 हो जाएगा 1/√2, और ये तो आई कैप है, आई कैप लिख लो, आपका मैग्नीट्यूड यहाँ से डिसाइड होगा। और सॉल्व करना है, माइनस 10 1/√2 है, बिंदास इसको लिखो, √2 से गुणा करो, √2 से भाग दे दो, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 5√2, ये 2 हो जाएगा, 2 5 is 10, माइनस 5√2। तो माइनस 5√2 भाई सॉल्व करके बताते हैं आपको, 5√2, इससे ज़्यादा और क्या सॉल्व करो, 7.07 अगर डेसिमल में मांगता है आंसर, तो आंसर आ रहा है आपका माइनस 7.07। क्या निकाला है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास और सर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो गया। तो भाई आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिखाऊंगा बड़े शानदार डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।